हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास है, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो को बता दें, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे करवाई जाती है। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे, कलवा की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? बताइए, भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं किसकी देन है? द्रविड़ भाषाओं की, तिब्बती भाषाओं की, लैटिन भाषाओं की, या किसी की नहीं? यह देन है साथियों आपकी द्रविड़ भाषाओं की, ठीक है। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं द्रविड़ भाषाओं की देन है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग होता है माध्यम में, माधुर्य में, प्रसाद में, ओज में, या इनमें से कोई में नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ओज में, ठीक है। ड ठ ड ढ वर्णों का जो प्रयोग है ओज में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए, रति होता है, हास्य होता है, उत्साह होता है, या क्रोध? तो वीर रस का अस्थायी भाव हमारा जो है उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? अस्थायी भाव की संख्या 25, ठीक है। तो अस्थायी भाव की कुल संख्या हमारी 9 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए, 55 धनाक्षरी छंद किस प्रकार का छंद थी? धनाक्षरी छंद जो है किस प्रकार का छंद है? तो धनाक्षरी छंद जो है हमारा वरित छंद है, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया राइट आंसर है, धनाक्षरी छंद जो हमारा वरित छंद है, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया सही उत्तर। चलिए, 56 नंबर है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बताइए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, 57वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? बताइए, कबीर जो है किस काव्य धारा के कवि हैं? तो कबीर जो है हमारे ज्ञान मार्गी के, ठीक है। कवि जो है हमारे ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। तो इनके जो कविताएं हैं इससे हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान मार्गी के कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 58 58 विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? बताइए, विपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन है किस प्रदेश से होता है? तो यह आपका होता है साथियों उत्तर प्रदेश से, ठीक है। विपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन है आपका उत्तर प्रदेश से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए, 59 साहित्य को क्या माना गया है? बताइए, साहित्य को क्या माना गया है? तो साहित्य को माना गया है कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ठीक है। साहित्य को माना गया है कठिन तपस्या और महान यज्ञ। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है साथ ही आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 60 नंबर प्रश्न, ध्यान से। निम्न में से किन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है? बताइए, इन्हें जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो राष्ट्र कवि की जो संज्ञा हमारे रामधारी सिंह दिनकर को है, ठीक है। राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया राइट आंसर होगा, सर्वनाम जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 62 नंबर, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है क्या? बताइए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो है अशुद्ध भाषा नाम दिया है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया राइट आंसर, भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो है अशुद्ध भाषा का नाम दिया है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके साथ 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। महोदय में कौन सी संधि है
महोदय में संधि की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा गुड़ संधि, याद रखेंगे, ठीक है। महोदय, महाधन, उदय, महोदय, आपका गुड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 64 64 नंबर, अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे, बताइए। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे सूरदास, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका सी दिया गया सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर है, उद्धव शतक किसकी कृति थी? उद्धव शतक जो है किसकी कृति है? तो उद्धव शतक की अगर बात करेंगे तो जो कृति है आपकी गजानन दास रत्नाकर की, ठीक है। उद्धव शतक जो कृति है गजानन दास रत्नाकर की है, तो ऑप्शन में जो सी दिया गया साथी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका क्या है। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के कुल हमारे 3 भेद होते हैं, ठीक है। संज्ञा के कुल हमारे 3 भेद हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके साथियों 67 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है खड़ी बोली की है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं ना, तो संज्ञा के भेद जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, 5 होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो थोड़ा सा डाउट था। देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, और आपका समूहवाचक, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब बताइए कौन सी रचना जो है खड़ी बोली की है। यहाँ पे जो रचना दी गई है आपकी पद्मावत, ठीक है। पद्मावत जो है खड़ी बोली की रचना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है साथियों, बी नहीं, साकेत है, ठीक है। खड़ी बोली की रचना जो है साकेत है, पद्मावत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। खड़ी बोली की रचना जो है साकेत है। 68 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का जगह क्या देगा है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय या किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय जो है रचना है धर्मवीर भारती की, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए, 69, तो सबसे प्राचीन कौन सी वीरता बताइए। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन वीरता की अगर बात करेंगे तो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा साथियों वाक वीरता, ठीक है। सबसे प्राचीन वीरता आपकी वाक वीरता है, ऑप्शन नंबर जो सी जाएगा साथियों आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, वाक वीरता सबसे पुरानी वीरता है। 70 नंबर प्रश्न है, आंसू का भोजन क्या होगा? तो आंसू का भोजन जो है आपका आंसुओं होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका सी दिएगा राइट आंसर होगा, आंसू का भोजन आंसुओं हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आंसू का भोजन आंसू हो। चलिए, 71 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी, पल्लव, अंधायुग या निहार? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाए साथियों उर्वशी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो ऑप्शन जो आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, अब 72 नंबर है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे मागधी अपभ्रंश से, ठीक है। ऑप्शन में आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। क्लियर। बी हमारा जो दिया गया सही उत्तर होगा। चलिए, 73वां प्रश्न है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा बताइए। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम कथा पर आधारित काव्य की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे अग्निलिख है, ठीक है। ऑप्शन में जो का बी दिया गया राइट आंसर होगा। राम कथा पर आधारित काव्य जो है अग्निलिख है, बी मतलब ऑप्शन जो दिया गया साथी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 74 नंबर, काव्य क्षेत्र के
प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई, बताइए। काव्य क्षेत्र में जो है प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है किसे दी गई है? तो देखिए, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि दी गई है साथियों, मैथिली शरण गुप्त को दी गई है, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया राइट आंसर होगा। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की जो उपाधि है मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 75 नंबर, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका संदेह अलंकार होता है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां पे आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे। बाकी अपना जो आपको रिवीजन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना है, कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे शाम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।